नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विश्व इतिहास में जो कि हमने अभी अभी चालू किया है, इसका सिलेबस एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने सिलेबस एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर देख लें, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि हम इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सामंती व्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं, सामंती व्यवस्था, तो आज का सेशन का हमारा मेन टॉपिक, जैसा कि देखिए सिलेबस एनालाइज हमने किया था तो उसमें भी हमने देखा था। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ की। तो आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ, कौन कौन सी स्टेप उसने ली। दोस्तों, लगभग हम इसमें तीन व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि यूरोप में जो आधुनिक युग आया उसकी शुरुआत दरअसल कैसे हुई थी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया वो है सामंतवाद। सामंतवाद, तो जो सामंतवादी व्यवस्था है ये क्या थी, ये सामंतवादी व्यवस्था, इसके द्वारा इसके द्वारा या इसके पतन जो हुआ, उस पतन में आधुनिक युग की जो घटना थी, उस घटना का क्या प्रभाव रहा था इस पर, जिसके कारण सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होती चली गई। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसके अर्थ और इसके कारणों पर विशेष करके प्रकाश डालेंगे, अर्थात इसके अर्थ और सामंतवाद के पतन के कारणों पर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और वो सभी स्टूडेंट जिनका ये जो सिलेबस है दोस्तों, किसी को सेकेंड या किसी के थर्ड ईयर में भी इस पार्ट को पढ़ने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आप इस सेशन को कंप्लीट या क्लियर कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर इसके माध्यम से कर सकते हैं। अन्य कोई डाउट होने पर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या अब जो है इसी लेक्चर में आप कमेंट के माध्यम से भी अपना डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की, शुरुआत करेंगे दोस्तों, बढ़ते अपने सेशन में। एक नजर इस पर भी डाल लीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर के सभी छात्रों के लिए दोस्तों ये सब सब्जेक्ट हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अभी भी कंटिन्यू है, चल रहे हैं। और दोस्तों, अभी ये विशेषकर अपडेट नहीं है, ये लास्ट मंथ की शीट है, लास्ट मंथ की दोस्तों ये शीट है, तो इसमें अपडेट नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो स्टार्ट हमारे द्वारा कर लिए गए, जो इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब विशेषकर एक विशेष सूचना उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए के साथ या बीए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, या कोई भी रेलवे, बैंकिंग, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो दोस्तों निश्चिंत होकर के आप प्रज्ञान हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी लेक्चर फिलहाल अभी हमारे द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं। हम संविधान वहां पर स्टार्ट कर चुके हैं बिल्कुल जीरो से। दोस्तों, जिसने संविधान का सा भी कभी ना पढ़ा हो, वो भी हमारे साथ प्रज्ञान हिंदी पर ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष करके दोस्तों, इस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए विशेष रूप से आपको वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई सेशन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो तो दोस्तों प्लेलिस्ट को विजिट जरूर किया करें। जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसी चैनल की जो है प्लेलिस्ट चैनल पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड या थर्ड ईयर, इसके अनुसार आपको सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट वहां देखने को मिलेगी, जहां से आप आसानी से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक को ही प्रारंभ अभी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर ही है, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ सिलेबस एनालाइज किया था। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अभी तक बता ही चुका हूं कि आज के अभी इस सेशन में हम सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं, सामंतवाद के अर्थ और सामंतवाद के पतन के कारणों को विशेषकर समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्टडी से बाहर आइए। अब बिल्कुल एक मस्तिष्क को थोड़ा सा, अपने माइंड को थोड़ा फ्री कर लेना है ना, बिल्कुल फ्री करके, और अब थोड़ा सा अपडेट होकर सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि ये सामंतवाद एक्चुअल में क्या है। सामंतवाद का अगर आप अर्थ समझ जाते हैं व्यवहारिक तौर पर, है ना, थ्योरेटिकल तौर पर, सैद्धांतिक रूप से तो हम देख ही रहे हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रत्येक लेक्चर की नोट्स मिली जाती है, जहां से डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, या होती है ना। लेकिन व्यवहारिक तौर पर समझना ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आपके मस्तिष्क में वो चीज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा कार्य हमारा होगा वो होगा सामंतवादी व्यवस्था को समझना।
अब ये सामंतवादी व्यवस्था क्या है और क्या नहीं, किस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था हमने कहा, तो आइए इसको हम थोड़ा सा अंदर चल के ही इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि मात्र 3 क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल 100% को नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की अपने। देखिए, सामंतवाद की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में सामंतवाद है क्या। देखिए, अभी हम जानते हैं कि एक शासन व्यवस्था होती है, विश्व के प्रत्येक देश में एक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो वो शासन व्यवस्था का चाहे कोई सा भी रूप हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, साम्यवादी हो, या कहें कि कोई राजतंत्र हो, चाहे निरंकुश राजतंत्र भी हो सकता, कोई सा भी शासन व्यवस्था हो, लेकिन एक प्रशासन जरूर होता है देश को संचालित करने के लिए। ठीक है, ऐसा ही एक प्रशासन था जिसे हम सामंतवाद कहते थे। अभी सामंतवाद होता क्या था, तो एक दोस्तों व्यवहारिक रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम सैद्धांतिक रूप से भी इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है ना, तो सामंतवाद एक्चुअल में क्या था कि जो धनी लोग थे, जो भूमिपति लोग थे, जैसा कि दोस्तों देखिए, जो बहुत ज्यादा प्राचीन समय था, पुराने समय की अगर हम बात करें, प्राचीन समय की अगर हम बात करें, तो उस समय में जो विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा महत्व था वो कृषि का ही महत्व था। किसका? कृषि का। ठीक है, तो कृषि के अलावा पहले ना कोई इतने व्यापार थे, ना कोई उद्योग धंधे थे, तो सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता था? कृषि को या पशुपालन को, है ना। तो कृषि को सबसे ज्यादा उस समय महत्व दिया जाता था। तो कृषि को महत्व दिया जाता था, इसका अर्थ यह होगा जिसके पास में ज्यादा भूमि होगी वो उस समय का सबसे ज्यादा धनी वर्ग होगा। तो उस समय में जो भूमिपति हुआ करते थे उनको हम सामंत कहते थे। अब वो इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने राजा को हटा करके खुद शासन अपने हाथों में ले लिया। मतलब ये कि वो भूमिपति लोग या वो धनी वर्ग जिसके हाथों में प्रशासनिक शक्तियां आ चुकी थी, जिसके हाथों में प्रशासनिक अधिकार आ चुके थे, जो कि राजा पर भी अधिकार करता था, राजा पर भी शासन करता था, कुल मिलाकर के राजा हम सामंतों को ही कह सकते हैं। तो उसी सामंत वर्ग, उसी धनी वर्ग को ही हमने यहाँ पर सामंत कहा है, और उनके द्वारा शासन को संचालित करना ही हमने क्या कहा दोस्तों? सामंतवादी व्यवस्था कहा है। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अब थोड़ा सा और बाहर आ जाइए और अब इसका एक नया रूप ये देखिए कि सामंत, देखिए प्रशासनिक तंत्र, जैसा कि पूरे विश्व में प्रशासनिक तंत्र एक जैसा नहीं है, उसी प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था भी पूरे यूरोप में एक समान नहीं थी, बल्कि अलग अलग देशों में अलग अलग इसके रूप देखने को मिल रहे थे। इसी कारण से कोई भी विद्वान अभी तक सामंतवादी व्यवस्था की एक सटीक परिभाषा नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश में इसका रूप अलग अलग था, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अब अगर सामान्य रूप से कहा जाए कि सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, तो जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से भी इसको एक बार देख लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सामंतवादी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत जो बड़े बड़े भूमिपति हैं उन प्रशासनिक अधिकार या शक्तियों का प्रयोग करते थे जिन पर पहले राजाओं का अधिकार हुआ करता था, जिन पर पहले राजाओं का अधिकार हुआ करता था। उन शक्तियों का प्रयोग कौन करते थे? वो भूमिपति करते थे, और उन्हीं भूमिपतियों के द्वारा जब ये शासन को संचालित किया जाने लगा, उसी को हमने सामंतवादी व्यवस्था कह डाला। क्लियर है? ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों एक परिभाषा दी गई है वीरोत्तम साहब के अनुसार, और उन्होंने कहा है कि सामंतवाद जो है एक व्यक्तिक शासन है। क्या है? एक व्यक्तिक शासन है, एक विशिष्ट भूमि व्यवस्था और व्यक्तिगत निर्भरता का मिश्रित रूप है। ये क्या कहा इन्होंने कि ये एक विशिष्ट भूमि व्यवस्था है, एक विशिष्ट भूमि व्यवस्था और व्यक्तिगत निर्भरता का एक मिश्रित रूप है। ठीक, इसके अलावा अगर कहा जाए तो सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है, या कहें कि एक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत, देखिए, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें
जो राजनीतिक शक्तियां होती है उनका प्रयोग प्रशासन के द्वारा न किया जा करके गैर प्रशासनिक अर्थात गैर सरकारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है। तो अब सामंत जो धनी वर्ग था वो तो गैर सरकारी था, कोई उनको जनता ने तो चुना नहीं है, या कोई वो प्रशासक तो थे नहीं, ठीक है। तो जिसके हाथों में धन था उसी ने उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो इस प्रणाली का उदय एक्चुअल में देखिए, जब सामंतवादी व्यवस्था की हमने बात की कि यहाँ पर राजा को भी सामंतों के आदेश मानना पड़ता था। बेसिकली उस समय को राजा होगा ही नहीं, और होगा तो अधिकार विहीन होगा, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं होंगे, कोई शक्तियां नहीं होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब ये सोचिए कि ऐसी स्थिति बनती कब होगी। एक शॉर्ट में एग्जांपल्स के द्वारा भी अगर आप समझे तो दोस्तों, हम भारत की ही बात करें, अगर हम ये मान ले, देखिए ये तो अब सब जानते हैं, आप मैं उम्मीद ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी को पता है कि हमारी शासन व्यवस्था के बारे में, कि हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस मेरे द्वारा पढ़ी है, मेरे साथ में अगर हमको आपने मुझे कंटिन्यू फॉलो किया है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप शासन व्यवस्था से बहुत भली भांति रूप से परिचित हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब मैं ये मान चल रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल साइंस तथा शासन व्यवस्था का लगभग नॉलेज है। जैसा कि दोस्तों, केंद्र में एक अलग सरकार बैठी है हमारी, और प्रत्येक राज्य की एक अलग सरकार है। एकदम बेसिक समझिए, केंद्र की सरकार अलग है और राज्यों की सरकार अलग है। अब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो केंद्र की सरकार है वो सभी राज्यों की सरकार को कोऑर्डिनेट करती है ना, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आदेश देती है। अप्रत्यक्ष रूप से, मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला है ना, अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से आदेश देती है, अर्थात कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के ऊपर कंट्रोल बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि केंद्र सरकार को हटा दिया जाए, या कहें कि केंद्र में कोई सरकार ही ना आए कुछ वर्षों के लिए, 10-20 वर्षों के लिए केंद्र में कोई सरकार ना हो, तो अब इस स्थिति में क्या होगा भाई, जो राज्य है वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, जो राज्य है वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। अब जिस राज्य में जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, कोई धनी वर्ग होगा, तो वो भी उस राज्य को हड़प सकता है, उस राज्य की शासन व्यवस्था को हड़प सकता है। तो यही यूरोप में उस समय हुआ था कि जो केंद्र की सरकार है वो कुछ खास नहीं थी, बहुत ढीली ढाली थी, या कहें कि थी ही नहीं। इसी कारण से इन सामंतों ने वहां पर अधिकार कर लिया। अब इसको समाप्त करने के लिए जरूरी था कि कोई राज्य का जो है उदय हो, या राजा का उदय हो। जब राजा आएगा तो उसमें का जो है शासन व्यवस्था एक संगठित होगी, तो ये सामंतों को जो है शासन छोड़ना पड़ेगा और सामंतवादी व्यवस्था खत्म समाप्त हो जाएगी। तो विशेष जो कारण था सामंतवादी व्यवस्था के आने का, वो कारण ही यही था कि केंद्र में कोई संगठित सरकार नहीं थी, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था के पतन के क्या कारण रहे होंगे। पतन के क्या कारण रहे होंगे, तो पतन के कारणों को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे यहाँ पर, जैसे कि व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि हुई, इसके कारण से नगरों के विकास के कारण जो है सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। इस वक्त कृषि में क्रांति आई, किसानों के महत्व को समझा जाने लगा। इसके अलावा निरंकुश राजतंत्र का उदय हुआ, अर्थात राजतंत्र का उदय हुआ। तो इन सारे पॉइंटों को वन बाय वन करके दोस्तों हम इनको पूरा क्लियरिफाई करते हैं। आठ पॉइंट है, आठों पॉइंटों को हम अच्छे से समझते हैं, जिसके माध्यम से हम इस व्यवस्था को भली भांति रूप से समझते हुए इसके पतन के कारणों को हम जान लेंगे। क्लियर है। चलिए, एक बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा दोस्तों इग्नोर करना, माफ कीजिएगा। एक्चुअली अभी जो है ये फंक्शन वगैरह चल रहे हैं, माता जी का उत्सव चल रहा है, तो इस कारण से अब टाइमिंग भी हो चुका है ना, गरबा टाइम, इस कारण से थोड़ा साउंड आएगा बैकग्राउंड में, थोड़ा सा जो है उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी कुछ दिन लगभग 7-8 दिन ये चलने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरा क्लास का टाइम भी दोस्तों यही है, तो ज्यादा कर नहीं सकते हो। जो स्टूडियो है वो साउंड प्रूफ तो है, परंतु फिर भी साउंड आ ही जाता है यार थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय में कृषि को सबसे ज्यादा महत्व था। अब कृषि को महत्व था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके जो है व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ने लगा, व्यापार उद्योग धंधे पनपने लगे, बढ़ने लगे, जिससे क्या हुआ, कृषि का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा।
व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अब व्यापार का महत्व बढ़ने लगा तो वहां एक नए वर्ग उत्पन्न होने लगा। कौन सा? मध्यम वर्ग, जो व्यापार करता था। अब वो मध्यम वर्ग आया तो उस मध्यम वर्ग ने जब उसका पैसा आया तो उसकी बुद्धि चलने लगी। उसने बोला कि यार, हम राजा के आदेश को छोड़ करके सामंतों के जो चंगुल में क्यों फंसे हुए, सामंतों के अत्याचार को क्यों सहते हैं। तो सामंतों के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए उस व्यापारी वर्ग ने राजा को महत्व देना प्रारंभ किया, राजा को सपोर्ट करना प्रारंभ किया। किससे? सैनिकों के द्वारा भी और धन के द्वारा भी। ठीक है ना? तो इसे सपोर्ट किया। इस प्रकार से राजा शक्तिशाली होने लगा और राजा जो है सामंतों का सामना करने के लायक बना और उसने धीरे धीरे सामंतों को हटाना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ये था व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के कारण इस सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। बाकी जो है दोस्तों, पूरा थ्योरेटिकल रूप से मैंने दे दिया है आपको। कुछ भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ ना आए, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, 100% समझ आ जाएगा दोस्तों। कुछ भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। वो फिर भी बोल रहा हूं, अगर समझ ना आए तो बिल्कुल दोस्तों इसका पॉइंट आउट करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। मैं वहां पर भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अगर डाउट रहे तो पर एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, एकदम इजी लैंग्वेज में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नगरों का विकास। नगरों का विकास। अब इसमें दोस्तों, इसमें क्या था, मैं पूरा ओपन कर देता हूं, उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नगरों का विकास, पहले ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। अब नगरों का विकास होने लगा तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो नगर ही थे। किसके? प्रशासन का प्रमुख केंद्र कौन होगा? नगर होंगे। अब नगरों में ही तो सामंतवादी व्यवस्था, देखिए, नगरीय सभ्यता और सामंतवादी व्यवस्था का अब द्वंद्व होना, अर्थात जो है विरोध होना प्रारंभ हो चुका था, टकराव प्रारंभ हो चुका था। नगरों की भूमि सामंती भूस्वामी या पादरी या राजाओं के अधिकार में थी। और न्याय व्यवस्था, विशेष करके देखिए, अब न्याय व्यवस्था में जो लोग थे और जिनको महत्व नहीं मिल पा रहा था, किसकी न्याय व्यवस्था? सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था थी उसमें जो लोग थे जिन्हें महत्व नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने सामंतवादी न्याय व्यवस्था को उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब जनता भी चाहती थी, जो नागरिक थे वो भी चाहते थे कि सामंतों की जो ये भ्रष्टाचार से लिप्त जो न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था को हटाया जाए, इन न्यायालयों को हटाया जाए। वो स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना की जाए जो सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार कर सके, एक जैसे फैसले ले सके। क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था के जो न्यायालय थे, वो फैसले जो लेते थे ना, वो संपत्ति के तौर पर लेते थे। जो अधिक धन देता था वो अपराधी होते हुए भी निरपराधी घोषित हो जाता था, या कहें कि दोस्तों उसे कोई सजा मिलती ही नहीं थी, वो आसानी से बचकर निकल सकता था। ठीक है। जिसके पास देख संपत्ति थी, जिसके पास ज्यादा धन था, वो आसानी से उस न्याय व्यवस्था के का सहारा लेकर के या भ्रष्टाचार का सहारा लेकर निकल जाता था। लेकिन नागरिक इससे बहुत ज्यादा रुष्ट थे, इस व्यवस्था से। इस कारण इसको समाप्त करने की कोशिश करते हो। साथ में जो है सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसमें नागरिकों से बहुत ज्यादा शुल्क या बहुत ज्यादा कर वसूल किया जाता था, है ना। तो इसका भी नागरिक बहुत विरोध करते थे। अब नागरिकों का साथ दिया व्यापारियों ने, और व्यापारियों ने नागरिकों का भी साथ दिया, नागरिकों को अपने साथ लिया, और व्यापारियों ने फिर राजा को सपोर्ट करना प्रारंभ किया, जिसके द्वारा सामंतों के सामने एक बड़ा विरोध जो है सामने आया, जिसके कारण फिर सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे क्षीण होने लगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि क्रांति और किसानों का विद्रोह। कृषि क्रांति और किसानों का विद्रोह। दोस्तों इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रारंभिक समय में जब कृषि को महत्व दिया जाता था, कृषि पर ही सब कुछ निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग आने लगा, आधुनिक प्रारंभ हुआ, नगरों के विकास होने लगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। तो इन परिस्थितियों में क्या हुआ कि इन परिस्थितियों में अब गांव से लोग नगरों में आने लगे। अब नगरों में आने लगे तो अब क्या होता है दोस्तों कि नगर में आने के कारण जो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आए, अब वो कृषि तो कर नहीं पाएंगे, तो वहां पर किसानों की कमी होने लगी। इसके कारण क्या हुआ कि कृषि का रूप और निखर कर सामने आया। जो पहले कृषि पर दबाव था वो दबाव कम होने लगा, नगरों में चला गया। अब किसान कम थे, जमीन का पर्याप्त थी उनके पास में, तो अच्छी कृषि बढ़ने लगी। ठीक है। तो इस कारण से किसानों को जो महत्व था अब वो भी बढ़ने लगा। पहले सभी कृषि करते थे तो उनका कोई महत्व था ही नहीं,
लेकिन अब किसानों का महत्व बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनका भरण, जो नगर में रहते थे, नगरों का भरण पोषण कौन करता था? किसान करते थे, है ना। और इसके अलावा 12वीं शताब्दी में दोस्तों, 12वीं शताब्दी के समय में हुआ कुछ ऐसा कि किसानों ने अब उत्साहित तो होकर कृषि करना प्रारंभ किया, और जो भूमि बंजर पड़ी हुई थी उसे भी उन्होंने सिंचित करते करके और उसको तैयार किया, कृषि योग्य बनाया। तो इस बात से, इस कार्य से प्रभावित होकर जो सामंतों के पास में, या कहें कि राजा के पास में या पादरियों के पास में जो अतिरिक्त भूमि, बंजर भूमि पड़ी हुई थी, उन्होंने किसानों को पट्टे पर देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि किसान उसे कृषि योग्य बना दे। तो इन सब कार्यों से अब किसानों का महत्व बढ़ने लगा। अब जब उनका महत्व बढ़ा तो वो भी प्रभावशाली होने लगे, और जब वो प्रभावशाली हुए तो उन्होंने भी सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और राजा का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस कारण भी, ये भी एक विशेष कारण था सामंतवादी व्यवस्था के पतन का। क्लियर हो पा रहा है ना दोस्तों? क्लियर हो पा रहा है ना? अगर क्लियर हो पा रहा हो तो प्लीज मुझे रिएक्ट जरूर किया करें यार। कमेंट में 1 सेकंड लगता है, यस करके भेज दे, यस सर या यस, जो भी आपको लिखना लिख दीजिए, पर कम से कम मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ पा रहे हैं। इसकी फिक्र मत कीजिए, नोट्स वगैरह की, ये तो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है यार। प्रत्येक लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स छोड़ देता हूँ, वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, कहीं से भी पढ़ सकते हो, कितना भी पढ़ लेना यार, आपका समय कम पड़ जाए, किताबें खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन कम से कम उसको समझो तो सही, पहले समझना सीखो। एक बार समझ लिए ना तो एक बुक, हजारों किताबों की जरूरत नहीं है, किसी नोट्स फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ लिए, अगर आपने यहाँ मस्तिष्क में स्टोर कर लिया ना, तो अभी किसी किताब, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और किसी बुक से जब आपके बीच टॉपिक को पढ़ोगे भी ना, तो बेहतरीन तरीके से सिर्फ एक रीडिंग में आपको समझ आने लगेगा वो टॉपिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निरंकुश राजतंत्र का उदय। अब नगरों का विकास हो गया, कृषि का महत्व बढ़ गया, व्यापार वाणिज्य का उदय हुआ, तो इन सब से एक नए व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते थे। तो अब वो प्रभावशाली बनने लगा। अब वो व्यापारी वर्ग जो था, उसके पास इतना पैसा आने लगा कि कुछ सामंतों से भी ऊपर बढ़ने लगे व्यापारी लोग। अब व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ने से, प्रभावशाली होने से, व्यापारी वर्ग ने सामंतवादी व्यवस्था का कभी भी समर्थन नहीं किया, उसने राजा का समर्थन किया। पहले राजा जो राज करता था, वो सामंतों की सैनिक टुकड़ियों के भरोसे रहता था, मतलब सामंतों के भरोसे अपना राज चलाता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा भी सामंतों के आदेश मानने को मजबूर था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारियों ने राजा को पैसा दिया, धन देना चालू करा, उससे अब वो एक तरह से आत्मनिर्भर बनने लगे। राजा आत्मनिर्भर बनने लगा और उसने अब अपनी खुद की सैनिक शक्ति खड़ी की, जिससे सामंतों का वो सामना कर सके। तो इस प्रकार से राजाओं का महत्व बढ़ने लगा, राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी, और वो राजाओं ने भी सामंतों का सामना जो है डटकर किया, और सामंतवादी व्यवस्था के पतन में सबसे महत्वपूर्ण जो है समर्थन दिया, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धर्म युद्धों का प्रभाव। तो दोस्तों, धर्म युद्धों का भी एक विशेष प्रभाव रहा इस दौरान। सामंतवादी व्यवस्था के पतन के दौरान धर्म युद्धों का भी एक बड़ा प्रभाव रहा है। और वो क्या प्रभाव रहा है कि उस समय दोस्तों पूरे यूरोप में प्राचीन समय में जो है कैथोलिक धर्म चलता था, और आंखें बंद करके सभी यूरोप वासी उस पर पूर्णतः विश्वास करते थे। और उसका लाभ जो उठाया दोस्तों, वो सामंतों और पादरियों ने उसका लाभ उठाया था। लेकिन फिर नए धर्म का उदय होने लगा, प्रोटेस्टेंट धर्म आया, उसका उदय होने लगा। जब नए धर्म का उदय होने लगा तो जो पादरी, जो कि जो एक मतलब एक बहुत ही अय्यासी वाला जीवन व्यतीत करते थे, अब उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको धक्का लगने लगा। इस कारण से अब धर्म के रूप में दोनों धर्मों में आपस में, और भी जो भी इसमें छोटे मोटे धर्म जो भी उत्पन्न हो रहे थे, जो उदय हो रहा था धर्मों का, उनके मध्य में संघर्ष छिड़ने लगा। तो उसमें पादरियों की ओर से, कैथोलिक धर्म के पादरियों की ओर से सामंतों ने भी सहयोग दिया। क्यों? क्योंकि सामंत व्यवस्था पादरियों से प्रभावित थी, है ना, पादरियों से प्रभावित थी। तो इस कारण से सामंतों ने पादरियों का सहयोग किया। तो इस प्रकार से कुछ सामंत इस युद्ध में मारे गए, कुछ सामंतों को अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपनी संपत्ति थी, वो बेचनी पड़ी। मतलब अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ सामंत तो इसमें पूरी तरह से अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठे, कुछ सामंत अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब जो सामंत निकल लिए, उनकी भूमि पर किसका अधिकार हो गया? राजा का अधिकार हो गया, जिससे
जिससे व्यापारी वर्ग अधिक प्रसन्न हुआ, नागरिक अधिक प्रसन्न हुए, जिसका अंतिम परिणाम हुआ सामंतवादी व्यवस्था का पतन। क्लियर है। नेक्स्ट है गोला बारूद और नए हथियार। अब देखिए, जब तक सामंतवादी व्यवस्था थी दोस्तों, तो उस समय तीर कमान, तलवार, भाले, बस ये सब चलता था। लेकिन जब आधुनिक युग का उदय होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, नगरों का विकास होने लगा, तो नए नए आविष्कार भी हुए। अब जब नए नए आविष्कार हुए तो उन आविष्कारों के द्वारा ही अब गोला बारूद और नए नए हथियारों जैसे हथियार भी आने लगे, और ये इन हथियारों का प्रयोग करके राजा ने सामंतों को जो है मार मार के भगाना प्रारंभ कर दिया। सामंतवादी व्यवस्था को जो है पूरी तरह से उखाड़ फेंका, है ना। जो भी सामंतों के किले थे, उन किलों को गोला बारूद के हथियारों के माध्यम से तोड़ डाला। सामंतों की जो संपत्ति थी उस पर राजाओं का अधिकार होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है सामंतों के आपसी संघर्ष। अब दोस्तों इसी में क्या है कि सामंत हालांकि एक मतलब कभी किताबों में पढ़ने को मिलता है कि सामंतों ने जो विदेशी आक्रमण होते हैं, हालांकि इनकी जो सैनिक टुकड़ियां थी, इनकी सैनिक शक्ति थी सामंतों की, उन सैनिक शक्तियों के द्वारा इन सामंतों ने विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की। लेकिन लेकिन इनके अंदर इतना क्रूर हो चुका था इन सामंतों में कि हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो इसी अपने जो अहम था, जो अहंकार था, इस अहंकार के कारण ये सामंत आपस में लड़ते रहते थे। अपनी संपत्ति, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए आपस में भी लोग भिड़ते रहते थे। तो इसी आपस में लड़ने भिड़ने के कारण भी इनके प्रभाव में कमी आने लगी, ये आपस में लड़ने लगे, और जो है इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। और इसका लाभ उठाया किसने? इसका लाभ उठाया राजा ने और व्यापारी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है व्यापारी वर्ग का उदय। तो व्यापारी वर्ग का उदय तो आप अभी तक तो बहुत अच्छे समझ चुके होंगे कि सामंतवादी व्यवस्था के पतन में जो सबसे बड़ा कारण रहा है, सबसे बड़ा प्रभावशाली कारण रहा है, वो कौन रहा है? व्यापारी वर्ग का उदय रहा। अगर व्यापारी वर्ग का उदय नहीं होता, आधुनिक युग के उदय के कारण जिस व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, अगर उसका उदय नहीं होता तो कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था और टिक कर रहती, लगभग 100-200 साल और चलती रहती, जब तक आधुनिक युग व्यापारी वर्ग की जगह कोई और वर्ग ना आ जाता, शक्तिशाली वर्ग ना जाता। तो इन व्यापारी वर्ग ने ही या व्यापारियों ने ही राजा को सपोर्ट किया, जिससे राजा शक्तिशाली हुआ। राजा के शक्तिशाली होने से सामंत व्यवस्था धीरे धीरे फिर क्षीण होने लगी। अब राजा जो है सामंतों की सैनिक शक्ति पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके पास खुद की एक शक्तिशाली सेना आ चुकी थी, है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजा और व्यापारी दोनों ने मिलकर के सामंतों की कब्र खोदना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है। तो दोस्तों इस पूरी बकवास में क्या क्लियर हो चुका है? ये पूरा सामंतवादी व्यवस्था, है ना। तो पहले हमने देखा था इसमें सामंतवादी व्यवस्था का अर्थ समझने की कोशिश की थी, उसके बाद में हमने सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारणों को जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। डाउट हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाया ना करें, है ना। नई दुल्हन की तरह हिचकिचाया मत करें यार, बस फट से कमेंट कर दिया करें। कमेंट नहीं करना चाहते हो, टेलीग्राम पर आ जाइए भाई। टेलीग्राम पर आप बिल्कुल छूटा मैसेज कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्टली हमें भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। और आपको तो व्हाट्सएप फैसिलिटी भी तो है यार, व्हाट्सएप पर आइए ना, व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिए हमको, ठीक है। और कृपया करके बार बार नोट्स के लिए परेशान ना करें। कुछ स्टूडेंट तो कुछ ऐसे भी भोले भाले छात्र होते हैं जो सिर्फ नोट्स के पूछने के लिए मुझे कॉल कर देते हैं यार, है ना। तो कृपया करके इतना परेशान ना करें कि हमें सेशन से, सभी लेक्चरों से व्हाट्सएप नंबर या हमारे नंबर को ही हटाना पड़ जाए, इतना मजबूर मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए पूरी तरह निशुल्क रूप से मैं आपको सेशन भी लेकर देता हूँ, सेशन भी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स की भी व्यवस्था करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी सब कुछ व्यवस्थाएं कर रहा हूँ मैं पूरी तरह से निशुल्क रूप से। अगर दोस्तों इस तरह परेशान करेंगे तो फिर मुझे भी और अन्य यूट्यूबरों की तरह होने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। जबकि अभी कुछ ज्यादा छात्र नहीं है हमारे पास, मात्र 21 से 22,000 छात्र ही है, ठीक है। तो पता नहीं जब 10 लाख 20 लाख होंगे तो आप लोग क्या करोगे, है ना। थोड़ा समझ के अजीब सा लगता है, तो यार थोड़ा सा ना छात्र होने का परिचय दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्टली आधुनिक युग की, जिस शब्द को हमने आज बार बार रिपीट किया है, आधुनिक युग। तो यूरोप में जो आधुनिक युग का उदय हुआ,
क्योंकि इससे पहले हमें आधुनिक युग को क्लियर करने से पहले हमें जो है सामंतवादी व्यवस्था को समझना जरूरी था। इसलिए अब ये आधुनिक युग वाला जो पूरा ये फंडा है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब आपका। ठीक है, इसके बाद में फिर हम पुनर्जागरण को पढ़ेंगे, रेनेसा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सीरीज हमारी अब कंटिन्यू रहेगी। बीच बीच में कभी गैप हो जाता है तो उसको भी ज्यादा माइंड ना करें। हो जाता है यार दोस्तों, चलता है, क्योंकि कई सारी समस्याएं होती, कई सारी प्रॉब्लम होती। जैसे अभी आपको बीए, इस बीए प्लेटफॉर्म पर भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, साथ में प्रज्ञान पर भी हमें कुछ लेक्चर लेने होते हैं, जबकि पिछले लगभग 1 से 2 हफ्ते से वहां पर एक लेक्चर भी अभी अपलोड नहीं हुआ है ना। तो कई सारे काम होते हैं और फिलहाल अभी स्टूडियो में भी काम चल रहा है, क्योंकि स्टूडियो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। काफी लंबे समय से बीच में अभी 2-3 महीने पहले भी काम चला था, लेकिन अब थोड़ा सा लंबा काम चल रहा है, जो लगभग कम से कम 15 दिन, 15 से 20 दिन भी हो सकते हैं स्टूडियो में। तो थोड़ा सा ना रिलैक्स होकर भी पढ़िए। लेक्चर आपको सभी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट बिल्कुल पूरे 100% कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आधुनिक यूरोप में आधुनिक युग के जो है उदय के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और जिन दोस्तों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर ग्रुप है लोधाजी क्लासेस नाम से, उसे ज्वाइन करेंगे तो सभी लेक्चरों की लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलती रहेगी, ठीक है ना। और आपको ऊपर बताने की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो ही रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। विशेषकर याद रखें, व्हाट्सअप पर हमारी टीम के साथ आपकी चर्चा होती है, लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगता है या हमारी टीम को ऐसा लगता है कि आपकी जो समस्या है वो थोड़ी बड़ी समस्या है, या डाउट है वो बड़ा डाउट है, जो आप टीम आपको सोल्व नहीं कर पा रही है, और आपके आग्रह पर वो कॉल भी करवा सकते हैं, जिस पर डायरेक्ट हमारी बात भी आपसे हो सकती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।